हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर। आप लोग देख रहे हैं गीता एकेडमी पॉइंट, जिसमें बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री, और वो है कक्षा 9 और 10 के लिए। तो बच्चों, इसकी पहली वीडियो आपने देखा था जिसमें हमने कक्षा और 9 10 दोनों को मिला करके बता रहे हैं, जिसमें हमने कक्षा 9 के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणु सूत्र पर बात किया था। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार तथा लवण यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो बच्चों, अम्ल, क्षार, लवण ये क्या होते हैं, कैसे इनको पहचानते हैं, आज हम लोग इसमें बात करेंगे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले बच्चों इसमें एक बात ये है कि आप लोग जानते हैं कि विलयन क्या है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए 9th और 10th क्लास है, छोटी क्लास है, तो यहाँ पर हम बहुत डिटेल में इसका वर्णन नहीं करेंगे, क्योंकि विलयन के लिए आप इंटर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। परंतु हम लोग बच्चों ये बस जान लें कि अगर हमारे पास जल है, यानी जल है, और इस जल में बच्चों अगर कोई पदार्थ ये हमारे पास क्या है, जल, वाटर, क्या है, वाटर। अगर इसमें कोई बच्चों पदार्थ मिला दिया जाए, अगर इसमें कोई पदार्थ मिला दिया जाए, अगर इसमें कोई पदार्थ मिला दिया जाए, जैसे मान लेते हैं बच्चों हम लोग AB मिला दिए, कोई पदार्थ है AB, तो ये उस समय क्या हो जाएगा, यानी जब AB इसमें मौजूद हो गया, ये हमारा पानी है और इसमें हमने AB को मिला दिया, तो बच्चों इस समय क्या हो जाएगा, ये विलयन हो जाएगा। और इसमें जल है तो इसको हम लोग जलीय विलयन कहेंगे। ठीक, बात में आ गई। हम ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं जो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। यानी अगर कोई पदार्थ है और उसको जल में मिला दिया तो उसका जलीय विलयन हो गया। ठीक है, जलीय विलयन हो गया। अब बच्चों, जब ये जल में मिलाया जाएगा तो ये जो पदार्थ है ये अपने आयनों में टूट जाता है, यानी अपने आयनों में इस तरीके से रहेगा। यानी अगर इस पदार्थ को मिलाया गया और ये बच्चों इसमें हमने भर दिया पानी, तो ये देखिए पानी है, और बच्चों इसमें ये जो पदार्थ होगा ये इस तरीके से यहाँ से A+ के रूप में और B- के रूप में होगा बच्चों। तो ये अपने आयनों में इस तरीके से होता है। तो बच्चों इसके आधार पर इसकी एक परिभाषा दी जाती है कि कोई पदार्थ जलीय विलयन में, अब यहाँ पर देखिए जलीय विलयन में, अब जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक है HCl है, ये एक पदार्थ है AB के रूप में। जब बच्चों इसको हमने पानी में ऐसे मिला दिया, ठीक इसी तरीके से पानी मिला दिया, तो देखिए ये जो पदार्थ है यानी जो HCl है ये टूटेगा तो H+ में और Cl- में। तो ये हमारे पास बच्चों H+ है और Cl- है। तो यानी ये हमारा जो जलीय विलयन है बच्चों, ये जो हमारा जलीय विलयन है, जलीय विलयन, इस जलीय विलयन में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये H+ आयन दिया है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, अम्ल कह रहे हैं। पास में आएगी बच्चों। तो जलीय विलयन शब्द का यूज करके हम अम्ल और क्षार की परिभाषाओं को देंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी परिभाषाओं को 3 प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, इसको 3 प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ये नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, अब हम लोग नोट करते हैं बातों को। देखिए बच्चों, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों इसमें कि अम्ल व क्षार को 3 प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो बच्चों 3 प्रकार से कौन कौन से हो जाएंगे? 3 प्रकार से बच्चों आपका पहला जो होगा वो होगा
आरहेनियस, आरहेनियस संकल्पना, इसको हम लोग आरहेनियस कंसेप्ट या आरहेनियस थ्योरी बोल सकते हैं। आरहेनियस थ्योरी। दूसरा है बच्चों ब्रांस्टेड लोरी, ब्रांस्टेड टेड डा रहेगा, ब्रांस्टेड लोरी, ब्रांस्टेड लोरी। और बच्चों तीसरी जो परिभाषा है इसको है प्रस्तुत करने के लिए लुईस, लुईस संकल्पना, संकल्पना इसको हम लोग कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। तो लुईस थ्योरी या लुईस कॉन्सेप्ट लिख देते हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट। तो बच्चों ये तीन प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग बारी बारी समझते हैं। सबसे पहली परिभाषा इसके अनुसार अम्ल क्षार क्या होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हेडिंग फर्स्ट आरहेनियस, आरहेनियस सिद्धांत के अनुसार। तो बच्चों इसमें हेडिंग लगाएं। सबसे पहले अम्ल, यहाँ हम लोग कलर चेंज कर ले रहे हैं, अम्ल। तो बच्चों इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी बच्चों, मैंने अभी आपको समझाया कि किसी जलीय विलयन में, यानी वे पदार्थ, ऐसे लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इनके उदाहरण, इनके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे बच्चों। इनके उदाहरण आपके हो जाएंगे यहाँ पर, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, और एसिटिक एसिड। ये कुछ उदाहरण हम लोग ले रहे हैं बच्चों। तो ये सब के सब क्या हैं बच्चों, अम्ल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, तो देखिए बच्चों यहाँ पर जैसे आपका HCl है, ये बच्चों L है, ध्यान देना, मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ, HCl। तो बच्चों जब इसको आयनाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H+ में और Cl- में, ठीक है। तो इस तरीके से टूट जाएगा बच्चों। H2SO4 को देखें, H2SO4 जब इसको आयनाइज करेंगे बच्चों तो ये देखिए दो आगे आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 2H+ और SO4-। तो बच्चों देख रहे हैं इसमें H+ दिए जा रहे हैं, यानी आयनाइज करने पर। इसी प्रकार से बच्चों HNO3 को देखें, HNO3 को देखें तो ये हो जाएगा H+ और NO3-। इसी तरीके से बच्चों एसिटिक एसिड को देखें, CH3COOH, और ये हो जाएगा CH3COO- और H+। तो बच्चों आप देख सकते हैं, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, यहाँ पे H+ मिला, H+ मिला, H+ मिला, H+। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके अम्ल हैं, ठीक है। ये सभी के सभी क्या हैं, अम्ल हैं। यानी अगर हम इनको जल में डालते हैं तो इसके जलीय विलयन में क्या होते हैं, ये H+ आयन देते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि हम लोग अगर इसको डालेंगे H2SO4 तो ये इस तरीके से आपको मिलेगा देखने के लिए। जैसे या HNO3 को ले ले बच्चों, तो ये हमारे पास है
और ये हमारे पास वाटर है, ठीक है। अब बच्चों इसमें जो है हम लोग HNO3 को डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि आपका H प्लस मिलेगा और NO3 माइनस मिलेगा। तो H प्लस के रूप में बच्चों ये मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका अम्ल है। तो उसी तरीके से बच्चों ये सारे के सारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, ठीक है। कॉपी करें आप इनको कॉपी करें तो फिर हम लोग आगे इसके बाद करते हैं। चलिए कॉपी करें। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं बच्चों इसमें क्षार का। तो हेडिंग लगा सकते हैं आप, क्षार। क्षार यानी बेस। तो बच्चों इसकी परिभाषा को भी हम लोग उसी तरीके से ले सकते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस, कौन सा देंगे बच्चों, OH माइनस आयन देते हैं, वे क्षार कहलाते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। देखिए परिभाषा बहुत आसान है, ठीक है बच्चों। अब इसमें उदाहरण की हम बात कर लें तो बच्चों क्या क्या हो जाएंगे, उदाहरण। तो बच्चों मैंने उसमें नाम आपको बताया है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, और एसिटिक एसिड है, और नाइट्रिक अम्ल है। यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूँ। तो बच्चों जैसे आपके पास है NaOH, इसका नाम है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आपके पास है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद है बच्चों CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बच्चों ये इनके नाम हो गए, और ये सब क्या है, आपके बेस हैं। तो बच्चों इसको आयनाइज करने पर क्या दिया जा रहा है, हमारे पास OH माइनस दिया जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर इनको दिखा सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, जैसे NaOH है, तो इसको जब आयनाइज करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस। अब बच्चों देखिए NH4OH है, और इसको हम लोग करेंगे तो ये टूट जाएंगे, और NH4 प्लस और OH माइनस, तो देखिए अमोनियम हो जाएगा। और बच्चों ये क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, इस पर Ca+2 आवेश, 2 चार्ज, और 2OH माइनस। तो बच्चों ये सभी के सभी क्या हैं, बेस हैं, क्योंकि ये इसमें क्या दे रहे हैं, OH माइनस आयन दे रहे हैं बच्चों, ठीक है, OH माइनस आयन दे रहे हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये दोनों परिभाषाएं आपने देखी, ठीक है। तो बच्चों अब इसमें एक बात और नोट करते हैं, क्या नोट करते हैं, यहाँ पर नोट लगाते हैं कि जल में H प्लस स्वतंत्र रूप से नहीं रहते हैं, यह जल से संयुक्त होकर हाइड्रोनियम
हाइड्रोनियम आयन। बच्चों ये हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? H3O+, इसको हाइड्रोनियम कहा जाता है। हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अब बच्चों इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर बच्चों जल में H+ की बात हो रही है, यानी इनकी बात नहीं हो रही, जो हमने अभी अम्ल की बात किया था हम उसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और उसमें डिटेल चल रहे हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे हमारे पास HCl है, ये क्या है? अम्ल है। अभी हम जान चुके हैं, अभी अभी हमने देखा था। तो बच्चों अगर ये आपका पानी है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, और बच्चों ये इसमें जब हमने इसको डाल दिया बच्चों, तो ये क्या हो गया? H+ हो गया, और ये आपको Cl- हो गया। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमने बनाया है, ये पानी है, ये पानी है। ठीक है। तो ये जो पानी है बच्चों, यानी जल, और जल को हम लोग क्या लिखते हैं? H2O लिखते हैं। तो बच्चों ये जो H+ है, इससे जुड़ जाता है, यानी इस पानी से H2O से H+ जुड़ जाएगा। बच्चों इस पे देखिए, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये दोनों जुड़ता है बच्चों, तो ये दोनों जुड़ेगा, इसी को हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रोनियम आयन। इस पर लोन पेयर होता है। ठीक है। तो सॉरी, इस पर नहीं होगा, ये हाइड्रोनियम आयन है, ये जल है बच्चों। तो जब बच्चों ये दोनों जुड़ेगा, तो ये आपका बन जाएगा H3O+। ठीक है, एक इस पर रहेगा बस। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं बच्चों हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो बच्चों इस तरीके से हम अम्ल की एक परिभाषा और दे सकते हैं, यानी इसके आधार पर अम्ल की परिभाषा को एक तरीके से और दे सकते हैं। पहले आप इसको कॉपी करें बेस वाले को, तब हम लोग आगे बात करें। हाँ बच्चों, तो बच्चों हम लोग अम्ल की एक बार फिर से परिभाषा को देख रहे हैं। देखिए, ये अथवा में है, कह सकते हैं, इससे भी हम लोग परिभाषा को दे रहे हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसके आधार पर तो लिख सकते हैं बच्चों, अम्ल वे पदार्थ हैं जो हाइड्रोनियम आयन देते हैं। हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो बच्चों जैसे इसके उदाहरण वही हो जाएगा, जैसे बच्चों HCl है। अब बच्चों इसको हम लोग जब जल में डालेंगे, तो ये क्या होगा कि H+, जो H+ है बच्चों, ये क्या हो जाएगा? इसमें चला जाएगा, और इसमें जाने के बाद ये आपका क्या हो जाएगा? H3O+ बना लेगा, और Cl अलग हो जाएगा, Cl-। ठीक है। तो बच्चों देखिए, हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अम्ल है, ये अम्ल है। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर हम लोग और देख सकते हैं HNO3, ये भी हमने अम्ल देखा था। तो ये अम्ल कैसे है बच्चों? इसको अगर हम लोग जल में डालें, ठीक है, तो देखिए ये दोनों तरफ से चलता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा बच्चों कि इसमें ये आपका जो है, ये इसमें चला जाएगा। तो इसमें चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये आपका बन जाएगा H3O+, और प्लस NO3 बच्चों बाहर हो जाएगा, यानी इसको हम बोलेंगे नाइट्रेट आयन। ठीक है। तो बच्चों यानी अम्ल की परिभाषा हम लोग इस तरीके से भी दे सकते हैं, बहुत तरीका होता है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो हाइड्रोनियम आयन देते हैं। यानी अगर अम्ल को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डालेंगे, जल में डालेंगे, तो ये क्या दे देंगे? हाइड्रोनियम आयन दे देंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से ये आपने पहली जो है आर्हेनियस सिद्धांत पर बात किया। ठीक है, इसको नोट करें,
फिर हम अगले सिद्धांत पर बात करते हैं, ब्रांस्टेड-लोरी। हाँ बच्चों, तो अगला हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ये दूसरा ब्रांस्टेड-लोरी। ब्रांस्टेड-लोरी, तो बच्चों इन्होंने इनकी परिभाषा में ये सेम इसी तरीके से परिभाषा है, परंतु इनकी परिभाषा में इसको थोड़ा सा संशोधित किया गया, यानी इसको मॉडिफाई किया गया। तो इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अम्ल के लिए, तो हेडिंग लगा दें अम्ल के लिए। तो अम्ल के लिए बच्चों बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन, सेम उसी तरीके से होगा बच्चों, जलीय विलयन में H+ को बच्चों इन्होंने प्रोटॉन नाम दिया। क्या दिया? प्रोटॉन। प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और बच्चों इसी लगते हम लोग क्षार की परिभाषा भी देख लें, इन्होंने इसमें क्या संशोधन किया था, क्षार। तो बच्चों क्षार की परिभाषा में क्या हो जाएगा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, तो बच्चों यहाँ पर OH- आयन हम कह रहे थे, इसी को उन्होंने नाम दे दिया हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं बच्चों। तो बच्चों वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ यानी प्रोटॉन देते हैं, यानी H+ को प्रोटॉन कहा गया और इसमें OH- को हाइड्रोक्सिल आयन कहा गया। बस इनकी परिभाषा में यही है। तो बच्चों दोनों के उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, उदाहरण वही हैं, दो उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण में अम्ल में क्या क्या है बच्चों, अम्ल में है वही है, HCl है, H2SO4 है और HNO3 है। वहीं बच्चों हम लोग क्षार का देख लेते हैं, क्षार का देख लेते हैं बच्चों। तो क्षार के में क्या हो जाएगा, यहाँ पर NaOH, KOH, NH4OH। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हो गया बच्चों। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। तो बच्चों इसमें और इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बस इसकी परिभाषा को थोड़ा सा संशोधित किया गया। अब बच्चों बात करते हैं लुईस संकल्पना पर, तो इसको नोट करें, फिर हम लोग यहीं पर लुईस परिकल्पना की बात करते हैं। हाँ बच्चों, तो हम लोग अब लुईस संकल्पना पर बात कर रहे हैं, यानी तीसरी परिभाषा ली जा रही है, लुईस संकल्पना। तो बच्चों लुईस संकल्पना क्या है इसमें, तो बच्चों सबसे पहले हमने इसमें दो परिभाषाओं पर बात किया था, जिसमें कि आपने देखा कि जिसमें H+ मिलते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, जिसमें OH- मिलते हैं उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं। परंतु कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनमें H+ नहीं दिखाई देता है और OH- आयन नहीं दिखाई देता है, तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये अम्ल है या ये क्षार है। तो उसके लिए यहाँ पर लुईस जो है संकल्पना को प्रस्तुत किया गया। जैसे देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण, अगर हम इसके देखें उदाहरण में, तो सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों BF3।
बच्चों अब यहाँ पर देखिए इसका नाम है बोरान, बोरान ट्राई, 3 है बच्चों, ट्राई फ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड। तो बच्चों ये एक अम्ल है, तो ये अम्ल है। अब इसको कैसे हम डिफाइन करें, कैसे इसको हम बताएं, क्योंकि इसमें ना तो H+ है और ना तो इसमें OH- है, मतलब कहने मतलब H+ नहीं है, फिर भी हम इसको अम्ल कह रहे हैं, तो कैसे। तो बच्चों इसके लिए क्या होता है कि लुईस संकल्पना को प्रस्तुत किया गया। तो बच्चों इसको समझने से पहले हमको एक चीज़ जानना है, वो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक हेडिंग हम लोग लगाएंगे, लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसको हिंदी में कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो बच्चों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये क्या है, इसको समझते हैं और इसकी परिभाषा को भी नोट करते हैं। तो बच्चों देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं NH3 पर, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है बच्चों, और नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें बच्चों, तो N और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और ये पूरे 5 हो गए। तो बच्चों यहाँ पर H कितना है, 1, और H में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होता है। तो 1 होता है बच्चों। इसके इलेक्ट्रॉन को अगर हम क्रॉस से दिखा दें, देखिए 1H, 2H और 3H। तो बच्चों अगर इसको हम लोग सर्किल करें, देखिए क्या पाते हैं, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से हो गया। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि साझा का मतलब क्या होता है कि जब 2 व्यक्ति आपस में कुछ मिलाएं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, परंतु ये दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यानी साझे में भाग नहीं ले रहे हैं। यानी इसका स्ट्रक्चर बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 बंद हो गया, ये 2 बंद हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये जो बच्चों ये जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, तो इसकी परिभाषा को हम लोग लिखते हैं कि किसी अणु में परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करने के बाद, इलेक्ट्रॉन साझा करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु के पास शेष बच जाते हैं, उन्हें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो बच्चों ये आपकी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी परिभाषा है
तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो NH3 लिया गया है, यहाँ पर बच्चों जो नाइट्रोजन परमाणु है इसको हम लोग केंद्रीय परमाणु बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? केंद्रीय परमाणु। ये जो अकेला हो, यानी जो हम कह सकते हैं अकेला है। यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु अकेला है और हाइड्रोजन के 3 परमाणु हो तो केंद्रीय परमाणु है, और इस पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं बच्चों। ठीक है। अब बच्चों जैसे आपके पास जल है, ये क्या है आपका जल, तो बच्चों देखिए इसमें लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, यानी ये और ये, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हैं? 2। तो यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने हैं? 2। ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि अब जो है इसकी परिभाषा को बच्चों हम लोग दे सकते हैं, यानी इसके आधार पर परिभाषा को दे सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम इसकी परिभाषा पर चलते हैं। हाँ बच्चों, तो लुईस संकल्पना के आधार पर हम लोग जो है अम्ल क्षार दोनों की परिभाषा बच्चों एक साथ देंगे। अम्ल तथा क्षार, ये हेडिंग लगाया हमने। अब इसकी परिभाषा को एक साथ लिखेंगे बच्चों। तो लिखेंगे बच्चों, जलीय विलयन में जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जलीय विलयन में जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। तथा जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंद बनाने के लिए देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बंद बनाने के लिए देते हैं। बच्चों यहाँ पे अम्ल जो लिखा जा रहा है इसको नाम दिया जाता है लुईस अम्ल, तो हम लोग इसको कह सकते हैं बच्चों लुईस अम्ल, ज़्यादा अच्छा होगा, लुईस अम्ल। बाकी सही है, बनाने के लिए देते हैं वे लुईस क्षार कहलाते हैं। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि लुईस अम्ल, यहाँ पर नोट में बात को लिखें कि लुईस अम्ल ग्राही होते हैं। ठीक है। ग्राही माने ग्रहण करने वाला। ठीक है। ये क्या होते हैं बच्चों? ग्राही। ठीक है। और इसी में लिख लें जबकि लुईस क्षार क्या होते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों दाता, यानी देने वाला। दाता क्या है? देने वाला। इसको हम लोग बोल रहे हैं दाता कहते हैं। अब बच्चों इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास है H+, ठीक है, और बच्चों यहाँ हमारे पास क्या है? NH3।
तो NH3 को अभी हमने देखा था बच्चों। तो इसके देखिए दोनों इसके पास क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। और बच्चों इसके पास क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल है। और ये लुईस क्षार, ठीक है बच्चों। और ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो ये बना लेंगे बच्चों NH4 प्लस बना लेंगे। क्या बना लेंगे, NH4 प्लस बना लेंगे बच्चों। तो बच्चों देखिए इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ पे हम इसको दिखा सकते हैं कि जैसे देखिए बच्चों H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो NH3 है तो इसको हम लोग ऐसे दिखा दें, H H और H और ये दोनों। तो बच्चों ये जब जुड़ेगा तो ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है ये इसको जोड़ लेगा और ये आपका हो जाएगा H। यहाँ पे देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से और ये इस तरीके से, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, और बच्चों इस पर प्लस लग जाता है। इसी को हम लोग यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं बच्चों, H और ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लुईस क्षार, और ये क्या हो जाएगा, लुईस अम्ल। तो बच्चों इसमें और उदाहरण की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हम इसमें लिख सकते हैं अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण। तो बच्चों लुईस अम्ल में नोट करें, लुईस अम्ल में नोट करें, ये आपका हो जाएगा BF3 AlCl3 ZnCl2, ये हो जाएगा। और लुईस क्षार में बात करें, लुईस क्षार में बात करें बच्चों तो ये आपका हो जाएगा H2O, देखिए इस पे लोन पेयर है, NH3, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। तो ये लुईस क्षार हो गए और ये क्या हो गए, लुईस अम्ल हो गए बच्चों। तो इनको आप नोट करें, फिर हम लोग आगे कुछ बात करते हैं। हाँ बच्चों, तो हम लोग इसमें अम्ल और क्षार दोनों को पढ़ चुके हैं। ये 3 प्रकार से परिभाषित किया था। केवल बच्चों हमने अभी अम्ल और क्षार को देखा है, मगर हमने अभी लवण की बात नहीं की है। तो आइए अब हम लोग लवण की बात करते हैं बच्चों। लवण यानी साल्ट। तो बच्चों इसमें हम लोग सीखते हैं किसी यौगिक के रासायनिक संगठन में अम्लीय मूलक तथा क्षारकीय मूलक दोनों उपस्थित होते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, लवण कहलाता है, लवण कहलाते हैं। या बच्चों इसी को अथवा करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो है अम्ल व क्षार क्रिया करने पर लवण तथा जल बनाते हैं,
जल बनाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऊपर वाली परिभाषा में कि किसी यौगिक के रासायनिक संगठन में अम्लीय मूलक तथा क्षारकीय मूलक दोनों उपस्थित होते हैं। तो वहाँ पर देखिए बच्चों कि इस एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे हमारे पास है HCl प्लस NaOH। तो बच्चों इन दोनों का जब रिएक्शन कराया जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा NaCl। तो बच्चों NaCl आपके पास बन चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चों इसको अगर हम आयनाइज करें HCl को तो इसमें H प्लस और Cl माइनस मिलता है, ठीक है। तो बच्चों और यहाँ पर NaOH इसको आयनाइज करें तो Na प्लस और OH मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या है, अम्लीय मूलक है, यही आपका मूलक है और यहाँ पर ये मूलक है। तो यहाँ पर इनको हम लोग मूलक कह रहे हैं। तो बच्चों इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों हैं, यानी इसमें ये भी है हमारे पास और हमारे पास ये भी है बच्चों, दोनों हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, लवण। और साथ ही साथ में बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि अम्ल व क्षार की क्रिया करने पर लवण तथा जल बनते हैं। तो लवण बनेगा और क्या साथ में बनेगा, आपका जल बनेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पर जैसे देखिए बच्चों H2CO3 प्लस NaOH। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये आपका अम्ल है और ये आपका क्षार है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, Na2CO3 और प्लस जल। बच्चों ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लोग 2 से गुणा करें तो Na2 2 हो जाएंगे और यहाँ पे देखिए 2 और 2 4। तो यहाँ पर ये आपस में आप 2 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 4 और 2 ऑक्सीजन इधर है बच्चों और 3 इधर है। अभी मैं आगे की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे समझें आप कि ये आपके 2 ऑक्सीजन इधर हैं और 3 है, 3 2 5। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे 2 हैं और 3 3 2 5, यानी बैलेंस है। तो बच्चों इसमें आप देख सकते हैं कि जब हम इसको आयनाइज करेंगे तो H2CO3 ये हो जाएगा 2H प्लस और CO3 माइनस माइनस। और साथ ही बच्चों इसको अगर हम देखें तो NaOH और ये हो जाएगा Na प्लस और ये हो जाएगा OH माइनस। तो बच्चों देखिए इसमें इसको छोड़ करके ये जो 2 मूलक आपके बने, ये वाला मूलक और ये जो 2 मूलक बन रहे हैं बच्चों, मूलक क्या इसमें है, इसमें है, बिल्कुल है बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये माइनस माइनस में और प्लस में, तो ये 2 इधर जब जाएगा तो 2 प्लस हो जाएगा, यानी आपके पास ये भी है और ये भी है बच्चों, ठीक है। यानी इसको जब आयनाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2Na प्लस और CO3 माइनस माइनस। तो देख रहे हैं कि दोनों मौजूद है इसमें, तो यानी ये अम्ल और क्षार से मिलकर बना हुआ है। तो यानी इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लवण कह रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में आपने देखा कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, इनको कैसे परिभाषित किया गया है और इनके उदाहरण क्या है। अगली वीडियो में बच्चों हम लोग इसी पर आगे बात करेंगे कि अम्ल की क्षारकता क्या होती है और क्षार की अम्लता क्या होती है, इसको कैसे निकाला जाता है, और साथ ही साथ में लवण के प्रकार भी पढ़ेंगे। तो बच्चों बेसिक केमिस्ट्री में ये 9th और 10th के लिए स्पेशल क्लासेस चलेंगी, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 और 10 की कुछ बेसिक जानकारियों से, जो कि कक्षा 11 और 12 के बच्चों को भी मदद मिलेगी। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, अपने सुझाव दें। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।